नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सबसे पहले बात झारखंड की करते हैं। झारखंड में विकास कार्य को गति देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक के काम की समीक्षा की है और इसके बाद इसका निर्णय लिया। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद झारखंड मंत्रालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विभाग की समीक्षा के साथ साथ जिला स्तर पर समीक्षा करने का निर्देश मंत्रियों को दिया गया है। उन्होंने कहा कि समीक्षा का काम अगले 2 महीने के अंदर पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे पता चलेगा कि कौन अधिकारी कैसे हैं और कामकाज कैसा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विकास को गति देने के लिए सरकार 15 से 16 एजेंडों पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ये तय किया है कि आने वाले समय में राज्य को एक बेहतर दिशा कैसे दी जा सकती है। इसके लिए हमने 15-16 पॉइंट्स बनाए हैं, जिसके आधार पर हम लोग अभी राज्य को दिशा देने के लिए रूपरेखा तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अपने जो मंत्री हैं अपने अपने विभागों की समीक्षा करना प्रारंभ करेंगे। सिर्फ रांची ही नहीं, जिला कार्यालय तक ये समीक्षा होगी। सभी जिलों में बैठक होगी और सभी विभागों के कामकाज सभी मंत्री समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मियों का जो प्रमोशन है उन सबकी भी समीक्षा होगी और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री अपने विभाग को बिल्कुल दुरुस्त करें और हेडक्वार्टर से लेकर जिला कार्यालय तक, प्रखंड कार्यालय तक, जहां जहां लोग हैं सभी योजनाओं का आंकलन भी करें। उन सबका भी आंकलन होगा। उन्होंने कहा कि 2 महीने के अंदर सभी जिला कार्यालयों तक का भ्रमण हमारे मंत्रीगण करेंगे और कुशलता और कार्य दक्षता की भी कहीं ना कहीं मंत्री समीक्षा करेंगे। कौन किस तरीके से काम कर रहा है और नहीं कर रहा है, उन सभी चीजों का भी समय समय पर मुझे भी अवगत कराने का काम करेंगे ताकि निर्णय लिया जा सके और सही वक्त पर सही निर्णय लिया जा सके। झारखंड में सरकारी शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे में राज्य के नवनियुक्त शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने और बेहतर बनाने के लिए कई स्तर पर काम करने की बात कही है। प्रोजेक्ट भवन मंत्रालय में संपूर्ण कैबिनेट की पहली बैठक के बाद खास बातचीत में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था और पूरे विभाग की विस्तृत समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि राज्य में ग्रामीण विद्यालयों में विद्यार्थी हैं तो वहां शिक्षकों का अभाव है, शहरों में शिक्षकों की उपलब्धता है तो वहां विद्यार्थियों की कमी है। ऐसे में विद्यालयों की पहचान कर इस असमानता को दूर किया जाएगा। और राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी मंत्रियों को कार्य करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जिला स्तर और राज्य स्तर पर समीक्षा कर रिपोर्ट कलेक्ट करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो सकेगा विभाग की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। सारठ प्रखंड क्षेत्र स्थित आदिवासी बहुल जमुआ 16 गांव के बांधढी टोला के समीप पत्थर खदान में खनन नियम कानून को ताक पर रखकर ब्लास्ट किए जाने से दर्जनों घरों में दरारें पड़ने लगी है, जिस कारण आदिवासी लोग दहशत में जिंदगी जीने को विवश रहते हैं। बता दें आपको कि बड़ी संख्या में आदिवासी ग्रामीणों ने उपायुक्त देवघर को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव से महज 200 फीट की दूरी पर एक दबंग किस्म के पत्थर माफिया द्वारा पत्थर खदान में पत्थर तोड़ने के लिए सभी नियम कानून को ताक पर रखकर ब्लास्ट किए जाने से गांव में भूकंप जैसे भूचाल आ जाता है, जिस कारण दर्जनों घरों में दरारें पड़ गई। और ऐसे में पत्थर खदान में यदि ऐसा ही ब्लास्ट होता रहा तो हम ग्रामीण आदिवासियों को असमय ही अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। ग्रामीणों ने कहा है कि इस पत्थर माफिया से कितनी बार अनुरोध किया कि पत्थर खदान में इतना जोरदार ब्लास्ट कर हम ग्रामीणों को संकट में पड़ने से रोका जाए, लेकिन ग्रामीणों की एक भी नहीं सुनी गई है। वहीं इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी सुभाष रविदास से संपर्क करने पर उन्होंने कहा है कि ग्रामीणों के आरोप पर जांच पड़ताल कर पत्थर खदान के मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नशा तस्करों के खिलाफ रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ओडिशा से रांची के रास्ते गांजा की तस्करी हो रही थी। एसएसपी चंदन सिन्हा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 407 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिसमें धर्मवीर सिंह और राजेंद्र सिंह शामिल हैं। एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिली कि ओडिशा से रांची की ओर कंटेनर ट्रक में गांजा लोड करके लेकर जाया जा रहा था, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए रांची रामगढ़ मार्ग में उकरीदा नकवाटोली के पास कंटेनर ट्रक को पकड़ा गया। पकड़े गए ट्रक की तलाशी लेने पर ट्रक के केबिन के अंदर ड्राइवर सीट पर पीछे बने बॉक्स से कुल 16 प्लास्टिक के बोरे में करीब 406 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। गांजा को संबलपुर से लाकर टोल गेट के पास रामगढ़ में देना था और बरामद गांजा का अनुमानित मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपए है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में आयोजित पटना पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने पुस्तक मेले में विभिन्न प्रकाशनों द्वारा लगाए गए स्टॉल का जायजा लिया। सेंटर फॉर रीडरशिप डेवलपमेंट के तत्वाधान में लगाया गया पटना पुस्तक मेला 6 से 17 दिसंबर तक चलेगा। पटना पुस्तक मेला में इस बार की थीम पेड़, पानी, जिंदगी, पर्यावरण बदलो अभी रखा गया है। पुस्तक मेले में लगाई गई पेंटिंग प्रदर्शनी क्यूजे विकसित भारत एड 2047 फोटो प्रदर्शनी से जागरूकता अभियान का फीता काटकर मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। पुस्तक मेले के आयोजन मंडल ने मुख्यमंत्री को पौधा और पुस्तक भेंट कर स्वागत किया। पटना पुस्तक मेला प्रांगण में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्रम संसाधन विभाग, समाज कल्याण विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। और पुस्तक मेला भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जल और हरियाली सुरक्षित रहेगी तभी जीवन सुरक्षित रहेगा, क्योंकि जल और हरियाली के बीच ही जीवन संभव है। इसको लेकर हम लोगों ने वर्ष 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की थी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक ब्रिगेडियर मृगेंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के एक अणे मार्ग में मुलाकात कर उन्हें सशस्त्र सेना झंडा दिवस का फ्लैग लगाया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बिहार स्टेट एक्स सर्विसमैन बेनेवोलेंट फंड में अंशदान किया और देश के बहादुर सैनिकों के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट किया। उन्होंने कहा कि उनकी कुर्बानियां जो है वो अमर है। वे अपनी जान के मूल्य पर राष्ट्र पर आए बहाए और आंतरिक संकटों का मुकाबला बहादुरी के साथ करते हैं। इन बहादुर सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए उन्होंने राज्यवासियों से बिहार स्टेट एक्स सर्विसमैन बेनेवोलेंट फंड में अंशदान किए जाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि आपका यह अंशदान बहादुर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता होगी और सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक ब्रिगेडियर मृगेंद्र कुमार ने सरकार द्वारा बिहार निवासी सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों को दी जाने वाली सम्मान राशि एवं दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान राशि में की गई बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। बिहार सरकार द्वारा बिहार निवासी सैनिकों और पूर्व सैनिकों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। अनुग्रह अनुदान की राशि को 11 लाख रुपए से बढ़ाकर 21 लाख रुपए कर दिया गया। सशस्त्र सेना की सैन्य सेवा से विमुक्त दिव्यांग सैनिकों के लिए अनुग्रह अनुदान की राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किए गए हैं और साथ ही बिहार निवासी शौर्य पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली सम्मान राशि में भी वृद्धि की गई है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा 13 दिसंबर को होने वाली है। इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन और मल्टीपल सेट क्वेश्चन का
प्रावधान लागू नहीं करने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पटना में बीपीएससी कार्यालय पर जुटे और उनकी मांग है कि 1 डे 1 शिफ्ट सिस्टम से परीक्षा कराई जाए। अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, जिनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इनमें से छात्र नेता दिलीप कुमार समेत कई अभ्यर्थियों को चोटें भी आई है। सैकड़ों की संख्या में बीपीएससी की तैयारी कर रहे युवक और युवतियां बेली रोड पर जमा हुए। उनका कहना है कि जब तक आयोग की ओर से हमें नॉर्मलाइजेशन और मल्टीपल सेट का प्रावधान हटाने को लेकर लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर कर दिया, लेकिन बेली रोड समेत आसपास के इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारियों में बंगाल, यूपी, झारखंड, ओडिशा समेत कई राज्यों के सिविल सेवा अभ्यर्थी शामिल है। सुरक्षा को लेकर बीपीएससी ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया और पुलिस प्रशासन की ओर से प्रदर्शन को अवैध मजमा करार दे दिया गया और लाठी के बल पर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया गया। लेकिन बेली रोड की ओर दूसरी ओर जमा बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जब आगे की ओर बढ़ गए तो पुलिस को पीछे हटना पड़ा। गुप्त सूचना के आधार पर भागलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र से उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में शराब को जब्त किया है। ये शराब पश्चिम बंगाल से ट्रांसपोर्ट के जरिए भागलपुर लाई गई थी। बता दें कि उत्पाद विभाग को आज सुबह गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रक से भारी मात्रा में पश्चिम बंगाल से विदेशी शराब को लाया गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसको लेकर भागलपुर उत्पाद अधीक्षक प्रमोदित नारायण सिंह ने कहा है कि पिछले कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि ट्रांसपोर्ट के जरिए भागलपुर में विदेशी शराब लाई जा रही है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 शराब तस्कर को 40 कार्टून शराब के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ये पता लगा रही है कि ये शराब किसके द्वारा मंगाई जा रही थी और किसके जरिए शराब की डिलीवरी होनी थी। रोहतक जिले के गांव किलोई के एक शादी समारोह में कुछ बदमाशों द्वारा बारात में आए 2 युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई है। फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हुआ है। मृतक का नाम मंजीत अहलावत है। दरअसल जिला झज्जर के गांव डिगल से बारात गांव किलोई में आई हुई थी। बारात किलोई गांव के भूमि गार्डन में पहुंच चुकी थी और सभी शादी की खुशी मना रहे थे। इसी दौरान काले रंग की स्कॉर्पियो में कुछ बदमाश आए और मंजीत और मनदीप पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। बदमाशों ने करीब 8 राउंड की फायरिंग की। मंजीत को सर में गोली मारी है। उसके बाद उस पर कई गोलियां दागी गई है। मंजीत मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि उसके साथ बैठा मनदीप को पैर में गोली लगी है। मृतक मंजीत अहलावत दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल रहा है और अभी वह फाइनेंस का काम करता था। मृतक मंजीत दूल्हे के रिश्ते में भाई लगता था और मौत के बाद शादी की खुशी मातम में बदल गई। पुलिस ने परिजनों के बयान के साथ ही हत्या का अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फरीदाबाद के सुभाष कॉलोनी स्थित किराना स्टोर संचालक को फोन पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग नाम से धमकी देने वाले आरोपियों को मात्र 12 घंटे में क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव की टीम ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के नाम कुलदीप और नितिन है। दोनों ही अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। मुख्य आरोपी कुलदीप राजस्थान के कामा गांव के पास का रहने वाला है। आरोपी कुलदीप को किराना स्टोर संचालक केशव जैन का मोबाइल नंबर दिया था और दोनों ने फोन पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी देने और पैसा ऐंठने की योजना बनाई थी। दोनों आरोपियों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और न ही किसी गैंग से ताल्लुकात है। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर ओलंपिक में शामिल होने के लिए बस्तर जगदलपुर आएंगे। शहीद परिवारों से मुलाकात और एक कैंप का भ्रमण भी करेंगे। बीजापुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर कहा कि ये कायराना हरकत है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, हजारों ग्रामीणों को मारा गया, इससे मिले हैं और ऐसे में उसे मिले हैं कह के ये गलत बात है। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा मुकाम हासिल किया है, ना कि जंगलों में हथियार लेकर घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों को भी हमने बस्तर ओलंपिक में आमंत्रित किया है और प्रेरणा का विषय है, समझना पड़ेगा।
बीजेपी महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि भूपेश बघेल को तकलीफ है और राजीव मितान क्लब के युवा खाली हो गए हैं और इसीलिए अपराध और नशाखोरी बढ़ रही है। तो क्या ये माना जाए कि प्रदेश के अपराधियों को भूपेश सरकार पर क्लब के नाम पर जो है वो पाल पोस रही थी और अब भूपेश बघेल ने भी ये मान लिया है कि हमारे आरोप पर मुहर लगा दी है। वो स्वयं राजीव मितान क्लब के युवाओं को अपराधी कह रहे हैं और अगर वो लोग अपराधी नहीं है तो बघेल को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी तो शुरू से कांग्रेस को अपराधियों की शरण स्थली बताती आ रही है और बघेल की सरकार उनकी संरक्षण बनी हुई थी। नगरपालिका नगर निगम रायपुर अधिकारी कर्मचारी एकता संघ ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर महापौर एजाज डेबर, सभापति प्रमोद दुबे, नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे, आयुक्त अविनाश मिश्रा को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सभी ने संघ की मांगों को लेकर विचार करने पर आश्वस्त किया है और इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष प्रमोद जाघव, उपाध्यक्ष स्वाति साहू सहित अन्य पदाधिकारियों एवं बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित थे। नगर पालिका निगम रायपुर में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रमुख मांगे निम्न है। 2004 के बाद नियुक्त समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू की जाए। बीमार अधिकारी एवं कर्मचारियों के इलाज के लिए कैशलेस कार्ड की सुविधा प्रदान करते हुए 15 लाख के स्थान पर 25 लाख की सुविधा प्रदान की जाए। विधायक सुनील कुमार सोनी ने दक्षिण विधानसभा के लेफ्टिनेंट अरविंद दीक्षित वार्ड क्रमशः 56 के अंतर्गत अरिहंत कॉम्प्लेक्स से पुजारी पेट्रोल पंप एवं प्रियदर्शनी नगर के आसपास के क्षेत्र में 29.18 लाख लागत राशि के बीटी रोड सहित वार्ड के विभिन्न गलियों में सड़क डामरीकरण के नवीन निर्माण कार्यों का श्रीफल फोड़कर कुदाल चलाकर भूमि पूजन किया है। विधायक सोनी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए कृत संकल्पित है और इसी क्रम में उन्होंने दक्षिण विधानसभा के वार्ड में भूमि पूजन का विकास कार्यों की शुरुआत की है। आगे और तेज गति से लगातार विकास कार्य होंगे और अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा है कि आम जनता के हित में किए जाने वाले सभी कार्य टिकाऊ और गुणवत्ता युक्त होने चाहिए। निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राथमिकता के साथ पूरा करें और भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर को महापरिनिर्वाण दिवस पर रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी गणमान्य जनों ने श्रद्धांजलि दी। भारत रत्न संविधान निर्माता BR अम्बेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर राजधानी शहर के कलेक्ट्रेट चौक के सामने स्थित उनकी प्रतिमा के समक्ष नगर निगम रायपुर संस्कृति विभाग के तत्वाधान में रखे गए संक्षिप्त पुष्पांजलि आयोजन में रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को सादर नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। रायपुर में नगरपालिका निगम रायपुर के आयुक्त अविनाश मिश्रा को ने सोन डोंगरी में प्रधानमंत्री आवास योजना आवासीय परिसर का निरीक्षण किया। मुख्य अभियंता UK धलेंद्र, जोन 8 जोन कमिश्नर AK हलदार, अधीक्षण अभियंता श्री संजय बागड़े, कार्यपालन अभियंता अंशुल शर्मा, अभिषेक गुप्ता सहित अन्य संबंधित निगम अधिकारियों की उपस्थिति में किया है। आयुक्त ने वहां आवासीय परिसर में निवासरत महिलाओं से चर्चा की। महिलाओं ने आयुक्त को पेयजल समस्या की जानकारी दी। योजना के तहत पेयजल व्यवस्था परिसर में किए जाने स्वीकृति प्राप्त हो गई है और आयुक्त ने कार्यपालन अभियंता को सोन डोंगरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासीय परिसर में पेयजल व्यवस्था शीघ्र किए जाने का कार्य प्रारंभ करवाने के निर्देश दिए। कल्याण के डोंबिवली में आयोजित होने वाला 20वां अखिल भारतीय आगरी महोत्सव 10 दिसंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर तक चलेगा। इस भव्य महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों में किया जाएगा और जबकि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। शुक्रवार को इस महोत्सव की जानकारी देने के लिए डोंबिवली की अगर हम बात करें, डोंबिवली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जहां पर आगरी यूथ फोरम के अध्यक्ष गुलाब वजह ने विस्तृत जानकारी साझा की। बता दें आपको
कि इस अवसर पर इस महोत्सव के दौरान कला, साहित्य, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले आगरी समाज के लोगों का सम्मान किया जाएगा और महोत्सव की विशेषताओं में लाड़की बहनों के लिए एक विशेष दिन भी शामिल है, जहां पर पूरी व्यवस्था महिलाओं के हाथ में रहेगी। गुलाब वजह ने बताया है कि इस महोत्सव में आगरी समाज की संस्कृति और उपलब्धियों को दर्शाने वाले विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महाराष्ट्र के कल्याण के पास टिटवाला के रिजेंसी कॉम्प्लेक्स में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है, जहां पर एक महिला पर 4 आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और बाद में कुत्तों के झुंड ने महिला को घसीट कर घायल कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है और इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। संबंधित अधिकारियों द्वारा आगे की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार आज तकरीबन 1 बजे के आसपास की ये घटना है। टिटवाला के रिजेंसी कॉम्प्लेक्स के कैंप में एक 68 वर्षीय महिला पर कुत्तों ने झुंड से हमला कर दिया और कुत्तों के झुंड ने महिला को 50 मीटर दूर तक घसीटा और उसके बाद कुछ लोग दौड़कर आए तो कुत्ते महिला को छोड़कर भाग गए। इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, राहगीरों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई गई है। नागरिकों का आरोप है कि कल्याण, डोंबिवली मनपा प्रशासन इस गंभीर समस्या को अनदेखा कर रहा है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।